वडोदरा शहर में सोमवार को 106 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जिसके साथ ही अब कुल 5,686 कोरोना केस शहर में दर्ज हो चुके हैं। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में 106 कोरोना के नए केस की पुष्टि की गई है, जिसके बाद अब शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,686 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटों में 1,039 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 933 नेगेटिव और 106 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। 3 और लोगों की डेथ ऑडिट कमेटी ने घोषित की है। शहर में अब आधिकारिक रूप से 111 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। 1,196 मरीज फिलहाल शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं, जिसमें से 974 स्टेबल है, 161 संक्रमित ऑक्सीजन पर है, 61 मरीज वेंटिलेटर पर है, 81 संक्रमित आज रिकवर भी हुए हैं, जिसके साथ कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 4,379 हो गई है। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे वडोदरा शहर में बारिश के साथ ही वाहन चालकों के लिए दिक्कतों की भरमार इतनी बढ़ जाती है कि हर वाहन चालक कहता है कि शहर को स्मार्ट सिटी की कम लेकिन अच्छी सड़कों की ज्यादा जरूरत है। मुंजमहुड़ा से अकोटा जाने वाली सड़क पर साम्राज्य 2 के सामने एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। बीती रात शहर में धुआंधार बारिश दर्ज की गई और धुआंधार बारिश के चलते इस इलाके में बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जो वाहन चालकों की जान पर खतरे जैसा है। मुंजमहुड़ा शिवाजी महाराजनी प्रतिमा थी अकोटा जतो मुख्य रोड है। आ रोड पर ट्राफिक व्यवहार जोरदार चाली रह्यो छे, त्यारे मस्त मोटो अहींया भूवो पड्यो छे। 5 થી 7 फूट ઊંડો છે ને 5 થી 7 फूट પહોળો ભૂવો છે। આ ભૂવો સવારમાં પડ્યો છે એટલે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ, પરંતુ આ ભૂવો રાત્રે પડ્યો હોત તો કોઈ પણ અકસ્માત થાત, જાનહાનિ થાત। એક બાજુ વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી, ભુવાનગરી, વડોદરા શહેર ખડોદરા, આવા અનેક ઉપનામ વડોદરા શહેરને મળ્યા છે। ત્યારે આજે 1.5 થી 2 ઇંચ વરસાદમાં જો અહીંયા ભૂવો પડતો હોય તો 10 ઇંચ વરસાદ વડોદરા શહેરમાં પડશે તો કેટલા ભૂવા પડશે। माननीय मेयर साहेब, चेरमेन साहेब, कमिश्नर જ્યારે પણ વાતો કરે સ્માર્ટ સિટીની વાતો કરતા હોય છે, તો આ સત્તાધીશોને મારી વિનંતી છે કે સ્માર્ટ સિટીની વાતો બંધ કરીને જે હાલનું વડોદરા છે એને વડોદરા બનાવે તેવી અમારી માંગ છે। सयाजीगंज के दिनेश मिल के पास अंडर बाईपास ब्रिज के नीचे की सड़क खस्ता हाल है, जहां से गुजरने में वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका है कि मामले की सूध लेने के लिए तैयार नहीं। शहर में बरसात का मौसम शुरू होते ही गड्ढे पड़ने की भी शुरुआत हो चुकी है। स्मार्ट सिटी बन रहे वडोदरा शहर में बरसात के साथ ही समस्याओं में इजाफा हो जाता है। बीती रात 2 से 3 इंच बारिश में वारसिया इलाके के अंबिका निकेतन निकट बड़ा सा गड्ढा पड़ गया। यहां से एक कांस भी गुजरती है और अगल बगल में कई रिहायशी सोसाइटी भी है, लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा गड्ढे में ठीक से मिट्टी नहीं भरी गई, जिस पर सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार ने आपत्ति जताई। जे वारसिया पोलीस स्टेशननी सामे एक मस्त मोटो भूવો પડ્યો હતો। વડોદરા શહેરની અંદર અનેક વિસ્તારોની અંદર ભૂવા પડવાનો સિલસિલો યથાવત છે। વડોદરા શહેરની અંદર જ્યારે પણ જે કંઈ ભૂવો પડતો હોય છે તે સમય દરમિયાન જે ભૂવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે અને જે ભૂવો પૂરણ કરવામાં આવે છે તેના ઉપર પેચિંગ કરવામાં આવે છે। એ પેચિંગ એકદમ હલકી કક્ષાનું મટીરિયલ વાપરવામાં આવે છે। વડોદરા શહેરની અંદર કોન્ટ્રાક્ટરોને આ એક ફાયદો કરાવવાનું એક ષડયંત્ર છે। બીજી બાજુ આ જે વારસિયા વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ એક કાંસ છે, કાંસની બાજુની અંદર જે ભૂવો પડ્યો છે, પરંતુ આ ભૂવો કેવી રીતે પડ્યો છે અને જે ભૂવાની અંદર જે પાણી અત્યારે આવી રહ્યું છે તે પણ ચેક કરવામાં નથી આવ્યું અને આ ભૂવાની અંદર હલકી ગુણવત્તાનું જે મટીરિયલ વાપરી અને આ ભૂવો તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવ્યો। એટલે વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના કમિશનર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ અને મેયરશ્રીને અમારી એક રજૂઆત છે કે વડોદરા શહેરમાં જેટલા પણ ભૂવા પડે છે ત્યાં આગળ તમે સ્થળને તપાસ કરો અને એની શું કામગીરી કરી છે અને કયું મટીરિયલ વાપરવામાં આવે છે તેની તમામ પૂરેપૂરી માહિતી ચકાસણી કરવી જોઈએ તેવી અમારી એક માંગ છે। वहीं लालबाग ब्रिज के नीचे पानी की पाइपलाइन से रिसाव हो रहा है, जिसकी मरम्मत के लिए गड्ढा खोदा गया था। बीती रात हुई बारिश के चलते यहां गड्ढे में पानी भर जाने से वाहन चालकों को दिक्कतें आई, जिसके बाद आज वीएमसी ने गड्ढा भरने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा भरने की कार्यवाही के दौरान कॉरपोरेशन के स्वच्छता अभियान की कचरा गाड़ी ही इस खड्डे में फंस गई। लालबाग ब्रिज नीचे अमे आगळ हार्मोनियम नाखेलू पानीनो खाड़ो लीकेज हतुं ए अमे भर्यो छे अत्यारे हार्मोनियम थी अने कम्प्लीट व्यवस्थित करेलू, पण टेम्पो અહીંથી આમ રિવર્સમાં આમ જતો હતો એટલા માટે તે ફસાઈ ગયો અંદર। દરેક જગ્યાએ જ્યાં ભૂવા પડે છે તો ખાલી હાર્મોનિયમ જ નાખવામાં આવે છે હાલમાં। અત્યારે અમે એ જ કરીએ છીએ ઇમરજન્સી કામગીરી।
પેલા હમણાં જેવી ગાડી પાસે બીજી કોઈ જગ્યાએ મોટા ભૂવામાં ફસાઈ જાય તો શું થશે? એ તો હવે એકદમ ઓચિંતા ફસાઈ જતા અમે શું કરી આવવાના છે? એકદમ અમારું કામગીરી ચાલુ કામગીરી જ હતી અત્યારે અને આવું થઈ ગયું। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गणेश महोत्सव, ताजिया और जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व पर सार्वजनिक रूप से बड़े आयोजन पर सरकार ने रोक लगाई है, जिस पर सिटी पुलिस ने अग्रणियों के साथ बैठक की। देश दुनिया के साथ साथ गुजरात राज्य और वडोदरा शहर में भी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने अगस्त महीने में आ रहे सभी बड़े त्योहारों को रद्द कर दिया है, जिसमें गणेश महोत्सव, ताजिया जुलूस और जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व भी शामिल है। इस मुद्दे सिटी पुलिस स्टेशन में हिंदू और मुस्लिम समाज के अग्रणियों के साथ पुलिस विभाग द्वारा बैठक करते हुए उन्हें मामले की गंभीरता से अवगत कराया गया। આજરોજની મિટિંગ આવનાર જે ઉત્સવો છે વડોદરા શહેરના એને અનુલક્ષીને આજે સિટી પોલીસ સ્ટેશનના એસીપી સાહેબ શ્રી રાઠોડ સાહેબ અને વીઆર વાણિયા સાહેબ જે પીઆઈ શ્રી છે તેઓ એક મિટિંગ બોલાવી હતી। ત્યાં આગળ તાજિયા કમિટીના અને ગણેશ મંડળોના આયોજકોને ભેગા કરેલા હતા। એક 7 તારીખે કે 8 તારીખે એક જાહેરનામું બહાર પડ્યું છે રાજ્યપાલ શ્રી દ્વારા અને એનો કડકપણે અમલ કરવામાં આવશે એવી અમને અહીંયા અત્રે સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જાણ કરવાની અંદર આવી છે। મારી રજૂઆત અમે કરી છે પણ સાહેબે એવું જ કીધું છે કે આપણે જે 1 ફૂટનો જે પરિપત્ર છે એના જ હિસાબે આપણે આ ગણેશોત્સવનું આયોજન કરવાનું છે, એની અંદર કોઈ પણ બાંધછોડ ચાલે નહીં। હવે તમે શું પગલાં લેશો? વડોદરા શહેરના ગણેશ મંડળ શું કરી શકીએ આની અંદર? રાજ્યપાલ સરકારશ્રીનો આદેશ છે। આ ગુજરાત સરકાર જે છે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આદેશ કરવાની અંદર આવ્યો છે, એની અંદર અમે તો કંઈ કરી નથી શકતા ને। સરકારનો પરિપત્ર દેખાડ્યો છે અને સરકારના પરિપત્રના અંદર સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વર્ષેના બંને તહેવારો મનાવવામાં નહીં આવે, મનાવવાના પણ જુલુસના રૂપમાં નહીં આવે। મૂર્તિ અને ગણેશજીની મૂર્તિ અને તાજિયા એની સાઇઝ નિર્ણય કરવામાં આવી છે, એ સાઇઝના હિસાબે આગળ તહેવાર મનાવવા। અમે સરકારનો જે નિર્ણય છે એ નિર્ણયને અમે ફોલો કરીશું અને બને ત્યાં સુધી અમારા બધા જ સમાજને જાણ કરીશું કે ભાઈ તાજિયા શાંતિથી અને ઘરે મનાવવાનો છે। 9મા ચાને કતલની રાત્રે કાઢવાના નથી અને 10મા ચાને એટલે વિસર્જનના દિવસે એ તાજિયા બહાર કાઢવાના નથી। પાણી લાવીને તલાવમાંથી ત્યાં જ જગ્યા પર જ પાણી છાંટીને રહેવા દેવાના, કપડું ઉડાવી દેવાનું અને પછી આપણે જે નિર્ણય લેવો 11મા ચાને કરીશું। ગુજરાત સરકારનું જાહેરનામું છે એમાં જે પ્રતિબંધો નાખેલા છે એ જાહેરનામાની વિસ્તૃત જાણકારી અત્યારે આપવામાં આવેલી છે અને એ તહેવારોની અંદર જન્માષ્ટમીનો તહેવાર પણ છે, પર્યુષણનો તહેવાર છે, તરણેતરના મેળાનો તહેવાર છે, ગણેશ મહોત્સવ છે, રામાપીરનો મેળાનો તહેવાર છે અને ભાદરવી પૂનમનો મેળો છે અને મોહરમનો તહેવાર છે। એના અન્વયે અત્યારની જે મહામારી જે છે કોરોનાની, એમાં આ તહેવારોમાં જાહેરમાં ઉજવણી, શોભાયાત્રા, મેળાઓ, પગપાળા યાત્રા, પદયાત્રિકો માટેના સેવા કેમ્પો, તાજિયાના જુલુસ, વિસર્જન યાત્રા, સરઘસ અને શોભાયાત્રા જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થવાના અને તેનો કારણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો ભય થવાનું અને કોરોનાનું સંક્રમણ વધવાની શક્યતા રહેલ હોય, જેથી આરોગ્યની જાળવણી અર્થે ઉપરોક્ત તમામ પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ મૂકતો રાજ્ય સરકારે રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી આ જાહેર હુકમ કરેલો છે। એ જાહેર હુકમની જાણકારી આ તહેવારો ઉજવનાર તમામને અત્રે બોલાવી અને એને કરવામાં આવેલી છે અને એની અમે પૂરતી જાણકારી આપેલી છે। शहर के अर्बन हेल्थ सेंटर में किस तरह संदिग्ध कोरोना मरीजों का टेस्ट होता है और बाद में कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है, उसकी जानकारी वीएनएम टीम ने ली दिवालीपुरा अर्बन हेल्थ सेंटर से। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को रोकने के लिए बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने धन्वंतरी रथ शुरू किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य का सर्वे भी कर रहे हैं। इस दौरान जो भी नागरिक किसी बीमारी से पीड़ित हो या उनमें कोरोना के कोई संदिग्ध लक्षण देखे जाएं, उन्हें नजदीक के अर्बन हेल्थ सेंटर भेजकर रैपिड टेस्ट कराया जाता है और अगर वो कोरोना पॉजिटिव आए तो उनको वहीं दवाई देकर होम क्वारंटाइन या फिर जरूरत पड़ने पर अस्पताल इलाज हेतु भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का जायजा लेने वीएनएम की टीम दिवालीपुरा के अर्बन हेल्थ सेंटर पहुंची, जहां संदिग्ध मरीजों के रैपिड टेस्ट और उनके पॉजिटिव आने पर किस तरह की ट्रीटमेंट होती है, इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दिवालीपुरा के अर्बन हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने वीएनएम टीम को दी। कॉरपोरेशन में रैपिड टेस्टिंग 6 तारीख से शुरू करने में आई है, इस महीने की 6 तारीख से, जिसमें हमारे सर्वे दरमियान जितने भी हमें सिम्टोमेटिक पेशेंट मिलते हैं उन सभी को एडवाइस दी जाती है कि यहाँ पे आके टेस्टिंग कराएं।
दूसरा, हमारी ओपीडी के अंदर जितने भी सिम्टोमेटिक पेशेंट आते हैं उन सभी का हम टेस्टिंग करते हैं। थर्ड, धन्वंतरी रथ से जितने लोग हमें सिम्टोमेटिक पेशेंट मिलते हैं उनका यहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है। अदर और कोई सोर्स से, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल के सोर्स से अगर कोई यहाँ पे सिम्टोमेटिक पेशेंट यहाँ टेस्टिंग कराना चाहता है तो उसको यहाँ पे मोबिलाइज करके उसका रैपिड किट से एंटीजन टेस्टिंग किया जा रहा है। एक बार यहाँ पे जो पेशेंट आता है तो उसका सैंपल लेते हैं, सैंपल लेके उसका टेस्ट रन किया जाता है। टेस्ट रन करने का मैक्सिमम टाइम 30 मिनट होता है। सैंपल कलेक्शन और इसके अंदर अराउंड 5 to 10 मिनट लगते हैं। हम पेशेंट को विदिन 1 आवर रिपोर्ट हैंड ओवर कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव डिक्लेयर करने के लिए हमें 30 मिनट की ज़रूरत होती है। जो भी पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है और अगर वो नेगेटिव आया है तो उसको उसके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई दी जाती है। लेकिन जो पेशेंट पॉजिटिव आया है तो अगर वो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है तो उसको हम हॉस्पिटल में एडमिशन की एडवाइस देते हैं, और अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको होम आइसोलेशन की एडवाइस देते हैं। साथ साथ में यहाँ पे जब उसका रिपोर्ट हैंड ओवर करते हैं उसी समय उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और यहाँ से मेडिसिन दी भी जाती है। सबसे पहले तो रैपिड टेस्ट में सैम्पलिंग होता है, पहला स्टेप। तो सैम्पलिंग के टाइम पहले हम पूरा हमारा किट और सब प्रिपेयर कर लेते हैं, और फिर बाद में हम पीपीई पहन के पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, और सैम्पलिंग करने के बाद हम ये रैपिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। किस तरह की हालत होती है जो आधा घंटा कच्चा पहन? हाँ, 1-2 घंटा तो हो ही जाता है, क्योंकि टेस्ट का टाइमिंग भी 30 मिनट्स तक हमको टेस्ट रन करने के बाद 30 मिनट्स रिज़ल्ट के लिए हमको वेट करना पड़ता है। और पेशेंट्स भी ऐसे नहीं कि चलो एक आया और दूसरा बाद में तुरंत आ गया, हमको पेशेंट के लिए भी वेट करना पड़ता है। तो हालत तो बहुत ही, अभी गर्मी भी इतनी है तो हालत तो बहुत ही ख़राब हो जाती है। वडोदरा शहर में पूरे राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस ब्रिज का काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से ग्रांट नहीं मिलने की वजह से काम लगातार खटाई में पड़ रहा है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहर में बड़े बड़े काम हाथ में तो ले लिए गए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के इन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए वडोदरा महानगर पालिका के पास ग्रांट नहीं होने से विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है। शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या कम करने के लिए 223 करोड़ के खर्च से गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर शहर में निर्माणाधीन है। 18.30 मीटर चौड़े इस ब्रिज का निर्माण कार्य 18 अक्टूबर 2017 को रंजीत बिल्डकॉम को सौंपा गया था। 223 करोड़ में से 76 करोड़ रुपए तो राज्य सरकार ने दिए हैं, लेकिन अब ज्यादा फंड आवंटित नहीं किया गया होने की वजह से निर्माण में दिक्कतें आ रही है। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा नए ब्रिज निर्माण के लिए 25 करोड़ आवंटित किए गए हैं, लेकिन जो ब्रिज निर्माणाधीन है उसके लिए फंड नहीं दिए जाने से कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। बड़ौदा शहर का एक ब्रिज मिला था, 3.5 किलोमीटर लंबा, वो सबसे बड़ा ब्रिज है, गेड़ा सर्कल से मनीषा तक का। वो ब्रिज अभी सरकार की ग्रांट के लिए काम बहुत स्लो चल रहा है, क्या कहना चाहोगे इसमें? काम इसलिए स्लो चल रहा होगा कि किसी को पैसा नहीं मिला होगा, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट की बात आती है उसमें तो कट की ज़्यादा हो जाती है। जो एक्चुअल जो ब्रिज की कॉस्ट है वो कॉस्ट के हिसाब से तो लोगों को टेंडर नहीं दिया जा सकता, नहीं देते ये लोग जो हम समझ लो कि एक ब्रिज है वो 150 करोड़ में तैयार होता है, तो वही ब्रिज की कॉस्टिंग 200-250 करोड़ हो जाती है। तो मुझे तो लगता है कि ये पैसों की बात होगी, क्योंकि आप एक तरफ बड़ौदा शहर में स्मार्ट सिटी बना की बात करते हो, और रही बात ब्रिज की, तो एक्चुअली इतना बड़ा ब्रिज की अभी तो ज़रूरत थी नहीं बड़ौदा शहर में। क्यों बना गया? उनकी सत्ता है, उनकी मेजोरिटी है, वो निर्णय लेते हैं। आज देखो ब्रिज ऐसा ही पड़ा है, इसलिए पड़ा है कि पैसों की बात होगी। जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, कॉरपोरेशन ने कमिटमेंट किया होगा, उनको पैसा नहीं मिला होगा। खास करके जो 76 करोड़ रुपया दिए है सरकार ने अभी तक, और दूसरे पैसे की डिमांड चल रही है, अभी तक वो सरकार ने मांग नहीं संतोषी, और सरकार ने कहा ये प्रपोजल। हाँ, तो वही अभी ब्रिज का काम बंद हो गया है, क्योंकि सरकार ने जो कमिटमेंट दिया होगा कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देने के बाद वो नहीं दिया होगा, ब्रिज बंद है। जब आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास कॉरपोरेशन में पगार करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हो। सही में स्मार्ट सिटी बनानी है आपको, सही में लोगों की समस्या का निराकरण करना है, तो ऐसी बहुत बारी जो प्राथमिक सुविधा है वो तो आज तक आप दे नहीं पा रहे।
आज भी लोगों को शुद्ध पानी शुद्ध पीने को नहीं मिल रहा है। रोड रास्ते का ठिकाना नहीं है। आपके 1-2 इंच बारिश में तो पूरे बड़ौदा शहर में पानी घुस जाता है, लोगों के घर में पानी चला जाता है, ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है। जो प्राथमिक सुविधा कॉरपोरेशन को करना चाहिए, और आम जनता जब आपको सत्ता पे बिठाती है तो उनकी जो सुविधा उनको मिले, उनका जीवन सरल हो, इसलिए आपको सत्ता पे बिठाती है।